बहुत दिनों बाद पूनम अपनी माँ यशोदा देवी से मिलने आ रही थी। मन ही मन दवा की बीमारी से पीड़ित अपनी बूढ़ी माँ की चिंता उसे सताती रहती थी, परंतु वह अपने मायके ज़्यादा नहीं आती थी। वजह थी उनकी भाभी का रूखा व्यवहार। लेकिन जब स्वयं को रोक पाना उनके लिए कठिन हो जाता तो सब कुछ भुलाकर आ जाया करती। पूनम का मायका दिल्ली में था और ससुराल गुड़गांव में। उनके मायके में उनकी मां के अतिरिक्त उनका इकलौता भाई और भाभी थे। पूनम अपने भाई से 6 वर्ष बड़ी है। उनका एक बेटा है जिनकी उम्र, वहीं विवाह के 5 वर्ष बीत जाने पर भी उनके भाई और भाभी की कोई औलाद नहीं थी। जैसे ही पूनम ने घर में प्रवेश किया तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसकी भाभी ज्योति बाहर निकलकर आई तो उसे देखते ही मुंह बना लिया, फिर भी हंसी के साथ नमस्ते राम राम की औपचारिकता पूरी की तो पूनम बोली, भाभी माँ कहाँ है? दीदी माँ जी तो अपने कमरे में सोई है, कहते हुए ज्योति रसोई घर में चली गई। और सूरज सिर पर आ चुका है और हमेशा जल्दी उठने वाली मेरी माँ अब तक सो रही है। अपनी माँ के कमरे में आते ही पूनम बोली, माँ तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कहते हुए पूनम ने एकाएक अपनी माँ की ओर देखा। चेहरे पर केवल झुर्रियों का जाल बिछा था और हड्डियाँ चमड़ी से बाहर निकले और आतुर थी। माँ का शरीर बिल्कुल ढीला हो गया था। कुछ वर्ष पहले तक तो माँ बुढ़ापे में भी चुस्त दुरुस्त थी। आज जाने क्या हो गया, इन 4-5 वर्षों में ऐसा क्या हो गया था कि माँ बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी। तभी यशोदा देवी बेटी को देखते ही अपने पपले चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखेरते हुए बोली, हाँ ठीक है बेटी, तू सफ़र से थक कर आई होगी, कुछ चाय नाश्ता किया या नहीं? लेटे लेटे ही यशोदा देवी कांपते स्वर में बोली तो पूनम ने अपनी लेटी हुई माँ के हाथ में अपना हाथ लिए नाड़ी की गति देखी। सब कुछ समान ही था। अरे क्या हुआ? डॉक्टर की तरफ मुझे जांच क्यों कर रही हो? कहते हुए यशोदा देवी ने मुस्कुराने का सफल प्रयास किया। तभी पूनम अपनी माँ को देखते हुए बोली, माँ आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या क्या बात है? बुढ़ापा है बेटी, अब इस उम्र में तो ये सब लगा ही रहता है। बेटी को आना देखकर यशोदा देवी जैसे ही उठने लगी तो पूनम उन्हें बाजू से पकड़कर उसने अपनी माँ की मदद करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी माँ को हाथ लगाया, उसी समय यशोदा देवी के मुंह से एक चीख निकली और वह दर्द से कहराने लगी। पूनम यह देखकर हैरान थी कि हाथ लगाने भर से ही उनकी माँ का दर्द कैसे हो सकता था। माँ के विरोध के बावजूद कारण जानने की इच्छा से उसने तुरंत अपनी माँ की बाजू से शॉल हटाई और गौर से देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना न था। पूरी बाजू पर नीले काले निशान पड़े हुए थे। यह कैसे हुआ? पूनम ने चमकते हुए कहा। तभी यशोदा देवी ने दरवाजे की तरफ चोर निगाह से देखा। इससे पहले कि यशोदा जी कुछ बोलती, दरवाजे से ज्योति चाय और बिस्किट लेकर कमरे में आई और तपाक से बोली, अरे कुछ नहीं दीदी, चलते चलते संतुलन बिगड़ गया था इसलिए गिर गई थी। कहते हुए उसने यशोदा देवी जी की बाजू को शॉल से दोबारा से ढक दिया और फिर ऐसी निगाह से देखा कि यशोदा देवी की रूह तक कांप गई। अपनी भाभी के जवाब पर पूनम उसे निगाह से देखने लगी। इस बात पर यकीन कर पाना उनके लिए मुश्किल था, लेकिन फिर बोली, कोई दवाई नहीं ली क्या? हाँ बेटी, तेरे भाई ने दवाई लाकर दी थी, अब दर्द में भी आराम है। यह बातें अभी चल ही रही थी कि पूनम का भाई राजेश कमरे में अंदर आया और पूनम ने उनसे पूछा, भाई माँ को इतनी चोट आई है, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? इससे पहले कि उनका भाई राजेश कुछ बोलता, इस बात का जवाब भी ज्योति ने ही दे दिया और बोली, दीदी हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि छोटी मोटी चोट के लिए माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर जाए। नोटों की बोरियां तो आपके ससुराल में भरी पड़ी है दीदी, मायके में नहीं।
हमें अपना घर का खर्च भी देखना होता है और ऊपर से आए दिन कोई ना कोई मेहमान भी आया करता है। आप लोगों का क्या है? सास ससुर की पेंशन आ रही है, पति की सरकारी नौकरी है और 1-2 सालों में आपके बेटे की भी अच्छी खासी नौकरी लग ही जाएगी। भाभी की यह बातें सुनते ही पूनम का मन कड़वाहट से भर उठा। चाय की प्याली उसके हाथ में थी, लेकिन अब उसे पीना भी जहर पीने बराबर लग रहा था। पूनम का दिल तो बहुत करता था कि अपनी माँ को अपने साथ रखे, लेकिन उसकी भी अपनी मजबूरी थी। उसका परिवार एक संयुक्त परिवार था, जहाँ उसके सास ससुर भी उन लोगों के साथ रहते थे और घर था 2 कमरों का, जहाँ एक कमरा पूनम और उसके पति का था तो दूसरा कमरा उसके सास ससुर के पास था। बेटे को पढ़ाई करने के लिए भी हॉल में बैठना पड़ता था और गुड़गांव जैसे शहर में बड़ा सा मकान लेना कोई खाला जी का घर तो था नहीं। अब ऐसे में वो अपनी माँ को कहाँ रखती? कहीं अपने ससुराल में ही कलह कलेश न हो जाए, यह सोचकर वह चुप रह जाती। पूनम ने बड़ी मुश्किल से 2 घंटे वहाँ बिताए और जितनी भी देर अपनी माँ के पास बैठी, उनकी भाभी की नज़र बरबस उन दोनों पर बनी हुई थी। पूनम ने भी महसूस किया कि घर में कुछ भयंकर गड़बड़ चल रही है और माँ इतनी मजबूर हो चुकी है कि मुंह खोलने से भी डर रही है। भरी आंखों से जब पूनम अपने घर वापस जाने को उठ खड़ी हुई तो उनका भाई बोला, चलिए दीदी, मैं आपको गाड़ी से छोड़ देता हूँ। और घर से बाहर निकलकर उसने कार स्टार्ट की। उस समय उसकी भाभी ज्योति रसोई घर के दरवाजे पर चौखट का सहारा लेकर खड़ी थी। जैसे पूनम दरवाजे तक पहुंची, तभी पीछे से उनकी भाभी ने भुनभुनाते हुए आवाज़ में बोली, आई मेहमान है तो मेहमान ही बनकर रहिए, ज़्यादा दखल देने की ज़रूरत नहीं है। अपमान का कड़वा घूंट पीकर पूनम डबडबा आंखें लिए घर से बाहर निकल आई। दिल्ली से गुड़गांव के सफ़र में 2 भाई बहन कुछ समय तो बिल्कुल चुप रहे, फिर कुछ झिझक कर पूनम बोली, भाई एक बात पूछूं? जब माँ को चोट आई थी तो क्या उस वक्त तुम घर पर थे? नहीं नहीं। तो लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा भाई? मुझे नहीं लगता कि माँ को वो चोट गिरने से लगी है। लेकिन दीदी, मैंने माँ से पूछा कि आखिर क्या हुआ था, लेकिन माँ ने केवल इतना ही कहा कि वो गिर गई थी, इस कारण चोट आई है। लेकिन मुझे शक है कि बात कुछ और ही है और हाँ, किसी डर के कारण कुछ भी बताने से घबरा रही है। तुम्हारी पत्नी के व्यवहार से तो सब भली भांति परिचित हूँ। पूनम की बातें सुनकर राजेश के चेहरे पर थोड़ा उदासी आ गई। आप बात तो बतंगड़ मत बनाइए। पहले ही बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी पटरी पर आई है। पहले ही सास बहू के झगड़े के कारण मैंने बहुत कुछ झेला है। आपको सब कुछ मालूम तो है कि ज्योति ने कुछ छोटी बात पर दहेज का ऐसा झूठा केस बनाया था कि हम लोगों को हवालात की सैर भी करा दी। क्या कुछ नहीं झेला मैंने पिछले कुछ वर्षों में? उन सब बातों को याद करके मैं आज भी कांप उठता हूँ। लेकिन दीदी, अब मैं चैन से जीना चाहता हूँ। भाई की बात सुनकर पूनम ने उसे कुछ ना कहना ही सही समझा, लेकिन मन ही मन बहुत से विचार चल रहे थे। उधर अपने पति और ननद के घर से बाहर निकलते ही ज्योति अपनी सास के कमरे में आई और यशोदा देवी को बाजू से पकड़कर जोर से झटक कर छोड़ दिया। चोट के कारण यशोदा देवी के मुंह से जोर की चीख निकली। तभी ज्योति रोबदार आवाज़ में बोली, क्यों महारानी, मेरी शिकायत करोगी अपनी बेटी से? ज्योति की कड़कती आवाज़ सुनते ही यशोदा देवी की रूह कांप उठी। तभी आंखें बड़ी करते हुए ज्योति बोली, एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर घर की बात बाहर निकली तो अपने पापा से कहकर दहेज केस में तुझे और तेरे परिवार को ऐसा फंसा दूंगी कि नानी याद आ जाएगी। नहीं नहीं बहू, नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बताया। यशोदा देवी डरी आवाज़ में बोली, हाँ, और बताना भी मत, नहीं तो ज्योति ने चेतावनी दी और फिर बोली, ये क्या आराम करने का समय है? तुम्हारा घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और बर्तन पड़े हैं,
ये सब कौन करेगा? अब बीमारी का ढोंग करना बंद करो और जल्दी से आ जाओ। यशोदा देवी भयभीत नज़रों से अपनी बहू की तरफ देखने लगी। तभी ज्योति बोली, आती हो या फिर डंडे से तुम्हारी सेवा करूं? नहीं नहीं बहू, नहीं नहीं, आती हूँ बहू, आती हूँ। यशोदा देवी कांपते हुए बोली और हिम्मत ना होते हुए भी जल्दी जल्दी उठ खड़ी हुई और सारा काम करने लगी। दरअसल राजेश और ज्योति का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और कुछ ही मुलाकातों में दोनों ने तय कर लिया था कि वे दोनों शादी करेंगे तो केवल एक दूसरे से। यशोदा देवी ने कुछ लोगों से जानकारी निकलवाई तो पता चला कि ज्योति और उनके परिवार वाले अच्छे लोग नहीं हैं। बहुत से लोगों ने उस घर में रिश्ता ना करने की सलाह दी, परंतु परिवार वालों का द्वारा भरपूर विरोध किए जाने पर भी राजेश नहीं माना। उधर ज्योति ने भी जिद ठान ली थी कि वो शादी करेगी तो केवल राजेश से। आखिरकार परिवार वालों को उनकी जिद के आगे सिर झुकाना पड़ा और ज्योति इस पर घर में बहू बनकर आ गई। राजेश चाहता था कि उनकी शादी के बाद उसकी माँ को पूरा आराम मिले और उसकी पत्नी का सारा काम संभाले, लेकिन ज्योति को ना तो घर के काम करना पसंद था और ना ही घर में रहना। कुछ समय तक तो वो संस्कारी और आदर्श बहू होने का दिखावा करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब तो आए दिन पार्टियों में जाना, फिजूल खर्ची करना ही उनकी आदत बन चुकी थी। अक्सर राजेश के काम पर जाने के बाद वह घूमने फिरने निकल जाती थी और शाम तक ही घर वापस लौटकर आती थी, और जब भी घर पर रहती थी तब भी कोई जिम्मेदारी नहीं संभालती थी। यशोदा देवी जब इस बात के लिए अपनी बहू को समझाने की कोशिश करती तो ज्योति उल्टा उन पर ही बरस पड़ती, और जब उन्होंने अपने बेटे को बहू की शिकायत की तो उन दोनों में ऐसा झगड़ा हुआ कि क्रोध की अधिकता में राजेश ने अपनी पत्नी के मुंह पर 2-4 तमाचे जड़ दिए। फिर तो घर में जैसे महाभारत ही छिड़ गई और बात यहाँ तक पहुँच गई कि राजेश और उनकी माँ को सबक सिखाने के लिए ज्योति ने अपने पिता से कहकर उन पर झूठा केस करवा दिया। ज्योति के पिता पुलिस में थे। बस फिर क्या था, दहेज की मांग, घरेलू हिंसा और मारपीट के अंतर्गत माँ और बेटे को ऐसी जैसी धाराओं में लपेटा गया जिसमें पुलिस रिमांड भी बनता था। ढेरों पैसा खर्च करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आपसी राजामंदी से ही मामला संभाला गया। उसके बाद तो ज्योति उस घर में एक छत्र राज हो गया उसका। यशोदा देवी के मन अपनी बहू के प्रति ऐसा डर बैठ गया कि उनके लिए अब चारों तरफ का कोई जवाब अब देने वाला कोई नहीं था और ना ही किसी से शिकायत करती थी। अपनी बहन पूनम को उसके घर छोड़ने के बाद जब राजेश शाम को घर पहुंचा तो उस समय ज्योति घर पर नहीं थी, शायद बाजार गई है। यह सोचकर राजेश माँ के कमरे में चला गया। अंदर जाकर देखा तो माँ अपने बिस्तर पर निढाल सी पड़ी थी। अपनी बहन की बातें रह रहकर उसके दिमाग में झकझोर रही थी। राजेश ने कमरे में यहाँ वहाँ देखा, फिर 1-2 मिनट सोचते रहने के बाद उसने माँ के बिस्तर के पास रखी छोटी अलमारी खोली तो उसमें एक डायरी रखी थी। दरअसल यशोदा देवी को बचपन से ही डायरी लिखने का बहुत शौक था। अपनी ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी घटना डायरी में लिखा करती थी। इस बात का तो राजेश को भी पता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी माँ डायरी में क्या लिखा करती है। राजेश ने वो डायरी निकाली और खोल कर देखी तो पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे जीवन का सफ़र अपनी माँ के जीवन की बहुत सी खट्टी मीठी यादों के बारे में पढ़कर राजेश मुस्कुराने लगा। फिर अपना जिक्र देखकर वो और भी अधिक खुश हुआ। आज मेरे बेटे राजेश की शादी का दिन है। लेकिन उसके बाद पढ़ने लग गया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आगे आने वाले पन्नों पर यशोदा देवी ने बहू द्वारा उन पर किए गए हर एक अत्याचार का उल्लेख किया हुआ था।
जिसे पढ़कर राजेश के रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से आंसू धारा बहने लगी। आज बहू ने मेरे सिर पर डंडे से वार किया, मेरे मुंह पर गर्म चाय दे मारी और बाल नोच डाले। ईश्वर हमें बचा लो इस अत्याचारी बहू के चंगुल से। राजेश यह सब पढ़कर बहुत आश्चर्यचकित हो गया और अपने कमरे में आकर डायरी को सीने से लगाकर बहुत रोया। उसके दिल को किसी भी तरह से चैन नहीं मिल पा रहा था। जिस माँ से वह इतना प्यार करता था, उस माँ ने उनके कारण इतने अत्याचार सहे और यह सोच सोचकर उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे, जिसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। सोचने लगा, सुबह से लेकर रात तक मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि मुझे मालूम ही नहीं था कि यह जालिम औरत मेरी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है। तभी बाहर से गेट खुलने की आवाज़ आई। ज्योति के आने की आहट सुनकर उसके डायरी को छुपाया और फिर अपने आंसू साफ करके जैसे तैसे स्वयं को ठीक किया। उसका एक दिल तो किया कि अभी जाकर इस औरत का गला दबा दूं, लेकिन उसने समझदारी से काम लेना ही उचित समझा। अगले दिन काम पर जाने के लिए जब राजेश बाहर निकला तो उसने सबसे पहले अपनी बहन को फ़ोन किया और रोते हुए माँ की डायरी में लिखी हर बात का जिक्र किया। यह सब सुनकर पूनम की आंखों में खून उतर आया। वह स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। उनके हाथ से शिविर छूटकर नीचे गिर गया और वह धम से ज़मीन पर बैठ गई। पूनम के बेटे सोनू ने जब अपनी माँ की यह हालत देखी तो हैरान रह गई। आखिर माँ को क्या हो गया? माँ, आपको क्या हो गया? सोनू के कारण जानने के उद्देश्य से पूछा, लेकिन पूनम तो खुद को कुछ कहने की हालत में ही नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद कुछ संभलकर उसने अपनी माँ यानी कि सोनू की नानी पर होने वाले अत्याचार की बात अपने बेटे को बताई। यह बात सुनकर सोनू भी हैरान था। फिर बोला, माँ, इस समस्या का हल है मेरे पास, लेकिन बेटा क्या बिना किसी पुख्ता सबूत के कुछ किया भी तो नहीं जा सकता। तुम नहीं जानते, इससे पहले भी वो तुम्हारे मामा और नानी को जेल की हवा खिला चुकी है। अरे माँ, आप चिंता मत करो, सारे सबूत मिल जाएंगे। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाओ। बेटे की बात सुनकर पूनम भी आश्चर्यचकित हो गई और उसने अपने भाई को फ़ोन करके सारे प्लान के बारे में बताया। राजेश को अपने भांजे की बात पसंद आई और 2 दिन बाद पूनम अपने बेटे सोनू को लेकर पूरी तैयारी के साथ अपने मायके आ पहुंची। पूनम को फिर से वहां देखकर ज्योति चौंक गई। क्यों दीदी, 4 ही दिन में अपनी माँ की इतनी याद आ गई कि फिर दोबारा यहाँ धमक आई? कहते हुए कुछ ज्योति ने पूनम को तिरछी निगाहों से देखी और पूनम बोली, वो क्या है ना कि सोनू के पापा 2 दिन के लिए बाहर गए हैं और सोनू का बहुत दिल था नानी से मिलने का, तो वो चले आए। और भाभी, इस घर में हमारा इतना हक तो बनता है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हक तो बनता है। बस मुस्कान के साथ ज्योति बोली और नज़रें तिरछी करते हुए कमरे में चली गई। रात को राजेश घर लौटा तो अपनी पत्नी ज्योति से बोला, ज्योति, कल मेरी ऑफिस की छुट्टी है, तो क्या कल हम बाहर कहीं घूमने चलें? और वैसे भी माँ का ख्याल रखने के लिए तो यहाँ दीदी है। ज्योति को जैसे कोई मौका चाहिए था बाहर घूमने का। यह सुनते ही वो बहुत खुश हो गई और अगले ही दिन दोनों घर से निकल गए। पूनम और सोनू के पास केवल शाम तक का समय था। सोनू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक दक्ष विद्यार्थी था। मामा मामी के जाने के बाद पश्चात उसने तुरंत अपना बैग खोला और उसमें से सारा सामान निकालने लगा और सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी करने लगा। तभी पूनम बोली, बेटा, मुझे तो डर लग रहा है। तुम्हारी मम्मी बहुत चालाक है। अगर उसे भनक लग गई तो यहाँ का कैमरा लगा है ना, तो सबसे पहले वो कैमरा तोड़ेगी। उसके बाद हमारी ज़िंदगी में वो तांडव करेगी कि हमारे साथ खेल खेला जा रहा है। सोनू बोला, अरे माँ, तुम क्यों घबराती हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कैमरा लगा है, और क्योंकि उसमें कोई
वायर नहीं होगा। फिर एक कैमरा निकाल कर बोला, ये देखो माँ, आपके नाखून से भी छोटा कैमरा है। नज़र आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसका डिवाइस भी मैं ऐसी जगह छुपा दूंगा कि मामी को भनक तक नहीं लगेगी। और घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी लाइव फुटेज आपके और मामा के मोबाइल में आती रहेगी। इधर सोनू ने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए तो वहीं राजेश ने भी अपनी ही जान पहचान का एक लोकल मीडिया कर्मचारी पर घर भेज दिया। लोकल न्यूज़ वालों ने भी एक कैमरा यशोदा देवी के कमरे में लगी घड़ी में फिट कर दिया और पूनम ने वो घड़ी वापस उसी जगह पर लगा दी। यशोदा देवी यह सारा नज़ारा सब देख रही थी अपनी निगाहों से। तभी सोनू बोला, नानी, हमने यहाँ कैमरा लगाए हैं, अब मम्मी जी को कुछ भी करेगी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा, जल्दी ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यह सुनकर जहाँ यशोदा देवी अस्वस्थ हो गई वहीं पूनम की चिंता और बढ़ गई कि अगर ये बात माँ को पता चल गई तो माँ अपने पेट में ज़्यादा दिन तक इस बात को छुपाकर नहीं रख पाएगी और अगर ऐसा हो गया तो कयामत आ जाएगी। रात के समय राजेश अपनी पत्नी ज्योति के साथ वापस लौटा। वे दोनों खाकर बाहर से ही आए थे, इसलिए ज्योति अपने कमरे में सोने चली गई। पूनम भी खाकर बनाकर सबको खिला चुकी थी। आज बहुत समय बाद यशोदा देवी को सुकून से खाना खाने को मिला था। फिर राजेश सोनू के पास आया और धीमी आवाज़ में बोला, काम हुआ क्या? तो सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मामा जी, सारा काम अच्छे से हो गया है, बस आप मोबाइल में फुटेज पर नज़र रखिए। जैसे ही कुछ गड़बड़ होने लगे तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देना। अगले दिन सुबह सुबह राजेश अपनी बहन को गुड़गांव छोड़ने चला गया। वापस लौटकर आने में करीब 12 बज गए थे। राजेश घर लौटा तो ज्योति बोली, आखिर आप लोगों का यह चल क्या रहा है? हर रोज़ आपकी बहन यहाँ क्यों टपक पड़ती है? तो राजेश ने कहा, यह उनका मायका है और वह जब चाहे जितने दिनों के लिए आए अपने मायके में रह सकती है। ऐसा कहते हुए राजेश अपने कमरे में चला गया और अलमारी खोलकर कुछ ढूंढने लगा। तभी ज्योति भी पीछे पीछे आ गई और ऊंची आवाज़ में बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, और तुम नौकरों की तरह उसकी सेवा चाकरी करते रहो। राजेश परेशान होते हुए बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अच्छा वो सब छोड़ो, 3-4 दिन पहले मैंने अलमारी में कुछ लाख रुपए रखे थे, वो मुझे मिल नहीं रहे, क्या तुमने उठाए हैं? राजेश ने पूछा। तो ज्योति बोली, हाँ मुझे शॉपिंग करने के लिए चाहिए थे, इसलिए लिए थे, वो सारे पैसे खर्च हो गए। यह सुनते ही राजेश चौंक गया, क्या 1 लाख रुपए तुमने शॉपिंग में खर्च कर दिए? मैंने आज ही वो पैसे डीलर को देने का वादा किया था, बिना मुझसे पूछे तुमने मेरे पैसों को हाथ भी क्यों लगाया? राजेश भड़क उठा। तो ज्योति गुस्से से बोली, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं थोड़े पैसे अपने ऊपर खर्च कर सकूं? वो थोड़े पैसे नहीं थे ज्योति, 1 लाख रुपए थे। कहते हुए राजेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बिना नाश्ता किए अपने ऑफिस चला गया। इधर यशोदा देवी अपने कमरे में बैठी हुई बेटा बहू की लड़ाई सुनकर चिंतित हो रही थी। थोड़ी देर में ज्योति यशोदा देवी के लिए 2 जली रोटियां नाश्ते के नाम पर लेकर आई और उसके सामने पटकते हुए बोली, जल्दी से खाओ और काम करने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी बेटी नहीं है, यहाँ जो आराम फरमा रही हो ना। तभी यशोदा देवी बोली, बहू मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, सांस फूल रही है, आज मुझसे यह झाड़ू पोछा का काम नहीं हो पाएगा। इतना कहने की देर थी कि ज्योति जो पहले ही झगड़ के कारण गुस्से से भरी पड़ी थी, यशोदा देवी पर कयामत बनकर टूट पड़ी। अच्छा, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अभी आपकी तबीयत ठीक करती हूँ। उसने नाश्ते की प्लेट उठाकर एक तरफ फेंकी, फिर उसने उन्हें बालों से पकड़कर खींचते हुए ज़मीन पर दे पटकी और फिर बेलन लेकर आई। बेलन को देखते ही यशोदा देवी डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और उनकी चीख सुनकर ज्योति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
बेलन को एक तरफ फेंकते हुए बोली, आज एक बार ही काम किए देती हूँ, यह रोज रोज का झंझट ही खत्म। ऐसा करते हुए अपना दुपट्टा गले से निकालकर यशोदा देवी की गर्दन के चारों ओर लपेटने लगी। तभी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हुई यशोदा देवी आखिर वो गलती कर बैठी जिसका अंदेशा पूनम को पहले से ही हो गया था, और खींचते हुए कहने लगी, हाँ, रोज रोज का झंझट तो अब खत्म हो ही जाएगा। तेरी हर बात, हर करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। जितना जुल्म कर सकती है कर ले, अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। यशोदा देवी के इतना कहने पर ज्योति की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या कहा? कैमरा? हाँ कैमरा, अब तू बच नहीं सकती। सारे सबूत तेरे खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं। कहाँ है कैमरा? गले पर दबाव बढ़ाती हुई जो बोली तो यशोदा देवी के सामने रखी अलमारी पर पड़े डिवाइस की ओर इशारा किया, जिसे देखकर ज्योति घबरा गई। फिर बोली, अच्छा तो ये सब करने के लिए आई थी तेरी बेटी यहाँ पर, लेकिन उसकी यह चाल मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। ऐसा कहते हुए उसने जल्दी से अपने पिता को फ़ोन किया और आने को कहा। कैमरे का डिवाइस और सारी तारें खींचकर देखा और फिर थोड़ी ही देर में अपने इस इंस्पेक्टर पिता के साथ मिलकर ज्योति ने सारी तारें निकालकर डिवाइस को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। बाप बेटी अपनी सफलता पर बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि सारी फुटेज पहले ही राजेश के मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुकी है और वहाँ एक कैमरा अभी भी है जो पूरी तरह से काम कर रहा है, जिसकी जानकारी यशोदा जी को भी नहीं थी। लेकिन न्यूज़ वालों पर सारी की सारी घटना लाइव दिखाई जा रही थी, जिसमें ज्योति और उसके एक इंस्पेक्टर पिता की सारी हरकतें लाखों लोग देख रहे थे। क्योंकि मामला सब इंस्पेक्टर से जुड़ा था, इसलिए एसपी साहब को भी इस मामले में संज्ञान लेना पड़ा। इससे पहले कि वे दोनों बाप बेटी यशोदा देवी को कुछ और यानी हानि पहुंचाता, लोकल न्यूज़ रिपोर्टर और एसपी साहब की टीम के साथ राजेश वहां पहुंच चुका था। घटना स्थल पर देखा कि यशोदा देवी एक कोने में दुबक कर बैठी हुई थी और डर के मारे सिसकियां लिए जा रही थी। एक जगह पर बेलन पड़ा हुआ था तो दूसरी जगह पर कैमरे का डिवाइस चकनाचूर हालत में पड़ा हुआ था। कैमरे की जगह हर चीज़ ज़मीन पर बिखरी हुई थी। ज्योति और उसके सब इंस्पेक्टर पिता को हिरासत में ले लिया गया। आज उसके खिलाफ इतने कड़े सबूत इकट्ठे हो गए कि जिस पिता के बल पर वह आज तक यह हरकतें करती आई थी, वह पिता भी कुछ नहीं कर सकता। अपनी बेटी को बचाने के लिए थोड़ी ही देर में पूनम भी वहां पहुंच गई। अगले 2 घंटे में ही इस अत्याचारी बहू की सारी करतूत लगभग हर चैनल पर प्रसारित हो चुकी थी। अत्याचारी बहू का यह वीडियो इतना वायरल हुआ कि देश के सभी न्यूज़ चैनल ने इस खबर को दिखाया। 2 दिन बाद ज्योति के पिता को पुलिस की नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया और ज्योति और उसके पिता को हिरासत में ले लिया गया। कोर्ट के केस चलाया गया और इस दौरान यशोदा देवी का भी बयान लिया गया और आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की गई। कुछ समय बाद जिस दिन कोर्ट का फैसला सुनाया जाता, उस दिन सभी लोग और लोकल नेशनल न्यूज़ चैनल ने इस केस को हाईलाइट किया और सभी देशवासियों की नज़रें इसी केस के नतीजे पर बनी हुई थी। तभी सबूतों और बयानों के आधार पर कोर्ट का नतीजा आया तो ज्योति को इस घिनौने काम के लिए उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और उसके पिता को पुलिस की नौकरी का गलत फ़ायदा उठाने और साथ ही सबूतों को मिटाने की कोशिश करने के जुर्म में 10 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई गई। और इस फैसले के साथ ही सारा कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी देशवासियों ने कोर्ट के इस फैसले की सराहना की। आज सोनू की समझबूझ समझदारी से न केवल यशोदा देवी को अपनी बहू के अत्याचारों से मुक्ति मिली थी, बल्कि राजेश को भी अपनी जालिम पत्नी की गुलामी से आज़ादी मिल गई थी। तो दोस्तों, आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।